हेलो एवरीवन, दिस इज़ राहुल। 2 जनवरी के करंटली एपिसोड में आपका स्वागत है और आप अंडरस्टैंड यूपीएससी के करंट अफेयर्स चैनल पर इसे देख रहे हो। सो टोटल आज हम 5 आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे, वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थीम्स पर। इसमें दो दो क्वेश्चंस आपको दिख रहे होंगे। इसके अलावा जो है हम 5 MCQs भी देखेंगे। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट टुडेज डिस्कशन। बट डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मैड बैच 3 कल से स्टार्ट हो रहा है। आपको पता है 140 दिनों का ये पूरा कोर्स है एंड वी विल हैविंग 4 phases ऑफ रिवीजन इन दिस प्रोग्राम। ऑल्सो वी हैव 33 FLTs और इसके साथ साथ मेंटोरशिप सपोर्ट मिलेगा आपको डेडिकेटेड ग्रुप मिलेगा। करेंट अफेयर्स हो या स्टैटिक हो, उसके लिए प्रॉपर बुकलेट्स मिलेंगे जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छे तरीके से कर सकते हो। सो विदाउट डिलेइंग आपको आज ही एडमिशन ले लेना चाहिए सो दैट कल से प्रॉपर जो है आप इस बैच का पार्ट बन सको। ठीक है, कोई बैकलॉग ना हो। पहला आर्टिकल आपके सामने में है GST रिफॉर्म्स। ठीक है, उसी के कंटेक्स्ट में है ये। वैसे तो कोर जो आर्टिकल है वो टोबैको के ऊपर जो टैक्स लगाया जा रहा है दो पार्लियामेंट्री एक्ट्स के थ्रू। सो उसे हम देखेंगे। बट एक तरह से आपको ओवरव्यू देना चाहता हूँ कि जीएसटी कैसे यूपीएससी का एक फेवरेट थीम रहा है प्रीलिम्स में। सो लेट अस सी दिस क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट आर इज और आर द मोस्ट लाइकली एडवांटेजेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। आपको बताना है, इसका आप कमेंट सेक्शन में आंसर करना। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, इट विल रिप्लेस मल्टीपल टैक्सेस कलेक्टेड बाय मल्टीपल अथॉरिटीज एंड विल दस क्रिएट अ सिंगल मार्केट इन इंडिया। सही है गलत है आपको बताना है। ठीक है, then it will drastically reduce the current account deficit, drastically reduce. And the third statement is it will enormously increase the growth and size of, enormously increase. So mad लगाइए, easy question है। Then we have the second question on GST कि which one of the following are exempted under GST। ठीक है, cereal grains, ठीक है, chicken eggs, fish processed and canned, ठीक है, एंड न्यूज़पेपर्स कंटेनिंग एडवर्टाइजिंग मटेरियल। अब इनमें से आपको बताना है, ये 2018 का क्वेश्चन है। फाइन, अभी आपको पता है कि जीएसटी में रिफॉर्म किया गया फ्रॉम 22 सितंबर। जीएसटी में आपने रिफॉर्म देखा, क्या था रिफॉर्म? तो पहले मेनली 4 टैक्स स्लैब्स हुआ करते थे। इफ यू रिमेंबर, 5%, देन 12%, देन 18% एंड 28%। इसको ना रिप्लेस करके फिर 4 टैक्स स्लैब्स ही बनाए गए। बट अगेन मेनली 2 टैक्स स्लैब पे हमें फोकस करना है, 5 एंड 18। ठीक है, मैं बता देता हूँ 0% का भी टैक्स स्लैब रखा गया, ऑल्दो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जैसे 0 तो अभी भी पहले भी था पर रखा गया है स्लैब। देन 5%, देन 18% एंड देन वी हैव 40%। बहुत ही हाई है ये, मेनली सिन गुड्स जिसकी नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ होती है, जिसे हम कंज्यूम करते हैं तो हमारे हेल्थ के लिए ख़तरनाक होता है, जैसे टोबैको। ठीक है, वो पहले 28% के स्लैब में था। ठीक है, बीडीज जो बनती है ना टोबैको से, 28% स्लैब में था। उसमें चेंजेस किए गए हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे। एंड 40% में आपका टोबैको, पान मसाला वगैरह ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड है। फाइन, तो आपको एक तरह से जीएसटी रिफॉर्म्स पर क्लैरिटी मिली। अब हम आते हैं, एक और चीज़ बताना है, कंपनसेशन सेस। आपको पता है 1 जुलाई 2017 से वी हैव, मैं एक पेज ले लेता हूँ और क्लैरिटी आपको मिलेगी। ठीक है, 2017 1 जुलाई से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जीएसटी इंट्रोड्यूस किया पूरे भारत में। ठीक है, एंड जीएसटी इंट्रोड्यूस किया तो कुछ स्टेट्स को ये उम्मीद थी कि उन्हें लॉस झेलना पड़ेगा। फाइन, तो उसको देखते हुए सरकार ने कंपनसेशन सेस इंट्रोड्यूस किया जो कि टोबैको प्रोडक्ट्स पे भी था, और बोला कि नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए हम जो है जो भी कमी आएगी जीएसटी में, वो सेस के थ्रू हम देंगे टू दी डिफरेंट स्टेट्स। फाइन, तो ये वैसे तो 1 जुलाई से ही लागू हो गया था, बट ये 31 जनवरी
2026 तक चला एंड 1 2026 से ये सीज कर जाएगा ये कंपनसेशन सेस। अब इसी को देखते हुए सरकार ने क्या किया, दो बदलाव किए हैं, दो इंपॉर्टेंट एक्ट्स, एक में अमेंडमेंट किया गया और दूसरे को इंट्रोड्यूस किया गया, तो उसे हम देखेंगे, उससे और क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, चलते हैं हम आर्टिकल पे और कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस भी देखेंगे कि किस बेसिस पे इस पे टैक्स किया जा रहा है। सो यूनियन हैज पास्ड द सेंट्रल एक्साइज अमेंडमेंट एक्ट 2025। एक चीज बताना कमेंट सेक्शन में, एक्साइज ड्यूटी किन चीज़ों पे लगता है, ये किस तरह का टैक्स है, मैं ही बता देता हूँ। एक्साइज ड्यूटी बेसिकली एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन पे लगता है किसी भी प्रोडक्ट का, मतलब अगर डोमेस्टिकली आप प्रोड्यूस कर रहे हो इंडिया में। ठीक है, तो मेनली इसी पे लगता है डोमेस्टिकली जो हम प्रोड्यूस करते हैं। 2025 का में ये एक्ट आया। एंड सेकेंड एक्ट इज हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी सेस एक्ट। देखो इसका पर्पस है, आप हेल्थ सिक्योरिटी अचीव करना चाहते हो जो कि लीड करेगा टुवर्ड्स नेशनल सिक्योरिटी। तो टोबैको आप जब कंज्यूम करते हो तो उससे आपके हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ता है, एंड अगर इंडियंस हेल्दी नहीं रहेंगे तो हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी थ्रेट है, ऐसे हम समझ सकते हैं। तो ये एक दूसरा लॉ जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया पार्लियामेंट में और ये लॉ बन चुका है। दिस लॉज restructured tobacco taxes to replace the temporary GST compensation cess। हम GST compensation cess के बारे में बात कर चुके हैं, वो एक्सपायर करेगा मतलब कि 1 2016 में आपको समथिंग न्यू चाहिए तो ये एक्सपायर करेगा। तो उसी को ध्यान में रखते हुए दो लॉ जो है पास कराए गए दिसंबर 2025 में हमारे पार्लियामेंट में, जो बाद में सिग्नेचर जब हुआ प्रेसिडेंट का तो लॉ बन गया। अब हम देखते हैं प्रीलिम्स के लिए आर्टिकल्स जो इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल 246A ग्रांट्स कंकरेंट पावर टू बोथ सेंटर एंड स्टेट्स फॉर GST। किस पे? टोबैको पे। हम अभी टोबैको की बात कर रहे हैं। ठीक है, देन वी हैव एंट्री 84 यूनियन लिस्ट में है, गिव्स द सेंटर एक्सक्लूसिव पावर टू लेवी एक्साइज ड्यूटी ऑन टोबैको। देखो कुछ ही ऐसे एंट्रीज हैं, ऐसे जो कह सकते हो आइटम्स हैं जिसपे कि जो GST के अंदर भी आ रहा है और हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के स्टेट लिस्ट में, मतलब सॉरी यूनियन लिस्ट में भी आ रहा है, जिसमें पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो लॉ बना सके। तो पार्लियामेंट ने लॉ बनाया ना, ठीक है। तो ऐसे बहुत ही कम लिस्ट हैं, एंट्रीज हैं, सॉरी एंट्रीज कह लो, आइटम्स कह लो, वो हैं जिसपे कि दोनों जगह पे लॉ बन सकता है। ये ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे ट्रैप यूपीएससी कर सकता है। अब आर्टिकल 270 क्या कहता है? प्रोसीड्स ऑफ GST एंड एक्साइज आर शेयर्ड विथ स्टेट्स। ठीक है, जो GST और एक्साइज का जो शेयर होगा ना, स्टेट के साथ शेयर करना चाहिए, डिविजिबल पूल का ये पार्ट बनता है। ठीक है, एंड आर्टिकल 271 ये इंपॉर्टेंट है, प्रोसीड्स ऑफ न्यू नेशनल सिक्योरिटी से जो सेस होता है ना वो सोलली जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, एंड जरूरी नहीं है कि इसको शेयर किया जाएगा, ध्यान रहे। कंपनसेशन सेस पे इसीलिए हजारों आर्टिकल्स मैंने 5-10 सालों में देखे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के मर्जी पे है देगा, क्योंकि सेस जो है ना आर्टिकल 271 के अंदर पावर दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट को, सॉरी पार्लियामेंट को, कि सेस पे वो डिसीजन ले। ठीक है, तो की स्ट्रक्चरल चेंजेस की बात की जाए तो सिगरेट्स एंड स्मोकलेस टोबैको जो है, स्मोकलेस टोबैको में क्या आता है? गुटखा। ठीक है, बहुत सारे मीम्स बनते हैं। तो इस पे 40% GST लगेगा, मतलब 40% GST के स्लैब में, जो नया स्लैब इंट्रोड्यूस हुआ है उसमें ही आएगा। एंड हाई स्पेसिफिक एक्साइज ड्यूटी, ठीक है, ये भी इस पे लगाया जाएगा। अभी कुछ इस पे अनाउंसमेंट नहीं हुई, बट सब्जेक्ट टू एक्साइज ड्यूटी है, अंडर विच एक्ट? सेंट्रल एक्साइज अमेंडमेंट एक्ट 2025। ठीक है, एंड टैक्स पर 1000 स्टिक्स, मतलब 1000 स्टिक्स पे ये टैक्स लगेगा। देन वी हैव बीडीज को ना 18% GST स्लैब में रखा गया है। पहले 28% में हुआ करती थी, अब 28% तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है स्लैब। इसको क्यों कम, इसको मतलब कम वाले टैक्स स्ट्रक्चर के अंदर रखा गया है? दो रीज़न है। लाइवलीहुड है, बीडी से ना बहुत सारे लोगों के लाइवलीहुड जुड़े हुए हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिलती है। अगर हम एकदम से बहुत ज़्यादा इस पर टैक्स कर देंगे ना तो बहुत लोगों को जो रोज़गार मिल रही है वो नहीं मिलेगी। जैसे मैंने कल ही एक न्यूज़ पढ़ा था कि जो इम्पोर्टेंट टोबैको कंपनीज है, खास करके जो सिगरेट्स बनाती है, उनके जो स्टॉक्स जो हैं, शेयर्स हैं, जैसे ITC, वो बहुत ज़्यादा गिर गए। तो इसका
बीडीज पे अगर बात करो तो इस यहाँ भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता था, बट सरकार ने इस चीज़ को ध्यान में रखा एंड वर्कर्स को जो इसमें इन्वॉल्व हैं, जिनकी लाइवलीहुड से इससे जुड़ी हुई है, उनको ध्यान में रखकर ये जो है डिसीजन लिया गया है कि उनको 18% जीएसटी स्लैब के अंदर रखा जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं कंपनसेशन सेस। तो ऑफिशियली आपको पता है सीज करेगा फ्रॉम फेब 1 से 2016 तक 2026। ठीक है, एंड कैपेसिटी बेस्ड लेवी है ये, मतलब कि आप समझ सकते हो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स में ये पार्ट जो है ना कट गया है, तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए। बेसिक्स जो है हम समझ चुके हैं। दो चीज़ें थी, एक तो जीएसटी रिफॉर्म्स की बात थी, उसमें जो स्लैब्स बने हैं, और दूसरा कंपनसेशन सेस की बात थी। इसी चीज़ को मतलब कि ओवरकम करने के लिए कंपनसेशन सेस जो है दो पार्लियामेंट्री लॉज लाए गए। अब उन्हीं लॉज के थ्रू टैक्स किया जाएगा बस, और जो इनका स्ट्रक्चर बदला है और कॉन्स्टिट्यूशनल सोर्स हमने देख ही लिया है किस तरह से सेंटर या स्टेट के पास पावर है इस कंटेक्स्ट में। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट आर्टिकल पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को एक थीम मैं बताना चाहता हूँ कि यूपीएससी प्रीलिम्स में ईयू अगर कोई इकोनॉमिक या एनवायरमेंटल इनिशिएटिव लेता है ना, तो यूपीएससी उस पर एक क्वेश्चन बनाती है, और बहुत डेप्थ में नहीं पूछा जाता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड वन लाइनर आंसर होता है। मतलब थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे दिया एंड देन व्हाट कैन बी द आंसर, सिंपल चीज़ें। ठीक है, तो देखते हैं ईयू कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, बहुत दिनों से ये न्यूज़ में है। अब ये इसमें एक नया अपडेट है, और वो अपडेट भारत के लिए अच्छा नहीं है, डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया के लिए अच्छा नहीं है। इसका भी आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा। ठीक है, टोटल तीसरा ये PYQ है। सो हम देखते हैं फ्रॉम 1 जनवरी 2026 CBAM, that is Carbon Border Adjustment Mechanism, enters the पेमेंट फेज। अब पेमेंट फेज क्या होता है बता देता हूँ। दो फेजेस होते हैं, एक होता है रिपोर्टिंग फेज जो 2016 1 जनवरी से पहले था CBM के अंदर, एंड दूसरा है आपका पेमेंट फेज। अब देखो रिपोर्टिंग फेज में क्या हो रहा था, रिपोर्टिंग फेज में बेसिकली ये हो रहा था कि आपको ना जो एक्सपोर्टर है ना उनको रिपोर्ट करना है, डेटा देना है कि कितना कार्बन एमिशन हुआ प्रोडक्शन में, आप पार्टिकुलर प्रोडक्ट को जब ईयू में डाल रहे हो, मतलब ईयू में बेच रहे हो। ठीक है, तो बस रिपोर्ट करना था। पेमेंट फेज में क्या है, जब आप किसी प्रोडक्ट को, मतलब हम देखेंगे कैटेगरीज, ये 6 कैटेगरीज हैं, इन प्रोडक्ट को बनाकर जब आप ईयू में से बेचोगे, तो इस प्रोडक्ट को बनाने में जो कार्बन एमिशन हुआ है, तो उसके लिए आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। पोल्यूशन फी कह सकते हो या पोल्यूशन टैक्स कह सकते हो, जो आपको पे करनी पड़ेगी ईयू अथॉरिटीज़ को, और उसके लिए आपको CBAM सर्टिफिकेट खरीदना पड़ेगा। मैं अच्छे से इस चीज़ को समझा देता हूँ, वेट। सो हमने बात करी, एक तो है रिपोर्टिंग फेज और दूसरा है पेमेंट फेज। मैं रिपोर्टिंग, अरे यार इसको क्या हो रहा है, सिंपल समझो। रिपोर्टिंग फेज है जहाँ पे आपको रिपोर्ट करना था एक्सपोर्टर्स को। फिर पेमेंट फेज है, पेमेंट फेज में आपको क्या करना पड़ेगा, सर्टिफिकेट्स, और ये इंपोर्टर्स को खरीदना पड़ेगा, और उन सर्टिफिकेट्स में आपने जितना एमिशन किया है उस हिसाब से आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। अब एक तरह का ये तो डिस्क्रिमिनेशन आपको लग रहा होगा, बट ईयू की दलील ये है कि वो ऑलरेडी ईयू एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम, दैट इज मतलब कि ETS, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है यूरोपियन यूनियन कंट्रीज के लिए। ये क्या है, तो कार्बन एमिशन जो यूरोपियन कंट्रीज है ना विद इन यूरोप, वो ऑलरेडी ETS के थ्रू ये ऐसे सर्टिफिकेट्स खरीद रहे हैं। हाँ, उस मैकेनिज्म का नाम डिफरेंट है, CBAM नहीं है, एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम है उसका नाम। तो EU का कहना है कि जब हम अपने डोमेस्टिक कंपनीज से पेमेंट करवा रहे हैं, मतलब पोल्यूशन टैक्स ले रहे हैं, तो जो एक्सपोर्ट करेंगे ना, मतलब इंपोर्ट करेंगे ना EU में, उन्हें भी ये पे करना पड़ेगा, मतलब एक्सपोर्टर जो हैं। तो अब भारत जैसे कंट्रीज या चाइना इस चीज़ के अगेंस्ट में है। कैसे अगेंस्ट में, हम आगे इस पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, सर्टिफिकेट आपको खरीदना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। अब अगर जब जस्ट सपोज मैं आयरन EU में बेचूंगा, कोई वहाँ पे इंपोर्टर है जो इसे खरीदने वाला है, इंडिया से ये आयरन बन के इंडियन कंपनी बेची, इंपोर्टर को क्या करना पड़ा, EU में उसे बेचने के लिए एंट्री पे जो कार्बन एमिशन हुआ है उसके लिए
एक सर्टिफिकेट खरीदना पड़ेगा, दैट इज CBAM। और इस सर्टिफिकेट को खरीदने के लिए कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा। अब देखो क्या है ना कि अब आपका प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो तो है ही, उसके साथ साथ इसका भी प्राइस जुड़ गया। अब इसका प्राइस अगर जुड़ गया तो ऑफ कोर्स आपका आयरन महंगा हो जाएगा इन EU। तो कौन खरीदना चाहेगा? इंडिया जैसी कंट्रीज ये कह रही है ये एक तरह का ट्रेड बैरियर है, नॉन टैरिफ ट्रेड बैरियर। कैसे कि EU, भारत जो इस तरह के प्रोडक्ट EU में बेचेगा अब तो महंगा हो जाएगा वो, क्योंकि आपको CBAM सर्टिफिकेट खरीदना पड़ेगा जो कि पोल्यूशन टैक्स है एक तरह का। तो ये एक इशू है जो अभी लगातार न्यूज़ में। ठीक है, इसको और अच्छे से समझते हैं। सो फ्रॉम 1 जनवरी 2026 CBM इंटर्स द पेमेंट फेज। मैंने बता दिया क्या है पेमेंट फेज का मतलब। EU इंपोर्टर्स मस्ट पे फॉर इम्बेडेड कार्बन एमिशंस। जो EU इंपोर्टर्स हैं उनको पे करना पड़ेगा, मतलब कि इनडायरेक्टली एक्सपोर्टर पे ही आ रहा है। इंपोर्टर जो है वहाँ पे खरीदने वाले हैं, ठीक है, उनको पे करना, मतलब कि उनकी कॉम्पिटिटिवनेस तो नहीं घट रही ना, एक्सपोर्टर्स जो प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं उनकी घट रही है। ठीक है, सो व्हाट इज CBM बेसिकली, इसको हम देख लेते हैं कि EU's कार्बन बॉर्डर टैक्स ऑन कार्बन इंटेंसिव इंपोर्ट्स। जो कार्बन बॉर्डर टैक्स एक तरह का लगेगा जब कोई प्रोडक्ट इंटर करेगा इन कैटेगरीज में, हम आगे देखेंगे। तो उन पे ना कार्बन इंटेंसिव इंपोर्ट का मतलब कि टैक्स लगेगा, बॉर्डर टैक्स लगेगा। कार्बन इंटेंसिव इंपोर्ट का मतलब जो एमिशन होता है इनको, कार्बन एमिशन होता है इनको मतलब कि बनाने में। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रिवेंट कार्बन लीकेज। अब देखो कार्बन लीकेज क्या होता है कि देखो एक कंपनी है जो EU में है और एक कंपनी इंडिया में। तो इंडिया में जो कार्बन एमिशन है उसको लेकर जो टैक्स है उतना, मतलब कि टैक्स स्ट्रक्चर है या सिस्टम है इतना टफ नहीं है। बट व्हेन इट कम्स टू EU वो बहुत टफ है अकॉर्डिंग टू EU, मतलब मैं उन्हीं के पर्सपेक्टिव से कह रहा हूँ। तो अब क्या होता है ना कि इंडियन कंपनीज के पास ज़्यादा कॉम्पिटिटिवनेस है, क्योंकि उनको तो अलग से पे करना नहीं पड़ रहा है जैसा कि EU की कंपनीज को पे करना पड़ रहा है एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम के अंदर। तो ये एक तरह का लीकेज है, कार्बन लीकेज है, जिसका फायदा इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्रीज के कंपनी जो है वो उठा रहे हैं। फाइन, तो ये कार्बन लीकेज जो है ना उसको रोकेगा। समझ गए ना इसका क्या मतलब है? इस पे क्वेश्चन भी आएगा आगे। एंड इंश्योर अ लेवल प्लेइंग फील्ड ऑब्वियसली विथ EU प्रोड्यूसर्स अंडर। समझ गए, यही है EU ETS, हम बात कर चुके हैं इस पर। चलते हैं हम आगे। हाउ इट वर्क्स तो मैंने ये बता ही दिया, सर्टिफिकेट CBAM का इंपोर्टर्स को खरीदना पड़ेगा और पे करना पड़ेगा प्रोडक्ट के प्राइस के साथ साथ। जो कस्टमर्स हैं EU में उनको CBAM सर्टिफिकेट का भी वहन करना पड़ेगा, मतलब उनका प्राइस अलग से लगेगा। कवर्ड है आयरन एंड स्टील है सेक्टर्स में, एल्यूमिनियम है, सीमेंट है, फर्टिलाइजर्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी एंड हाइड्रोजन। ठीक है, इंडिया कंसर्न क्या है? CBDR प्रिंसिपल को वायलेट कर रहा है, मतलब EU का ये CBAM। कैसे? देखो, कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज अर्थ समिट जो हुआ था रियो में 1992 में, 1992 में, उसमें ये एक तरह का प्रिंसिपल है जिसको एक्सेप्ट किया गया था। मतलब कि डिफरेंट कंट्रीज का कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मतलब डिफरेंट कंट्रीज का ना डिफरेंट कैपेबिलिटी है क्लाइमेट चेंज के हिसाब से, मतलब कैसे क्लाइमेट चेंज को कॉप करना है, कैसे उसे मतलब आगे के लिए हमें अडेप्टेशन हमारी क्या रणनीति रहेगी। तो हर कंट्री के पास डिफरेंट एबिलिटीज़ हैं। एक डेवलपिंग कंट्री और एक डेवलप्ड कंट्रीज के बीच में बहुत का डिफरेंस है व्हेन इट कम्स टू मतलब कि किस तरह से टैकल करना है क्लाइमेट चेंज को या पोल्यूशन जो दुनिया में एनवायरमेंटल रिलेटेड इशूज़ है। ठीक है, तो वैसे ये UNFCCC के अंदर है। तो इस चीज़ को वायलेट कर रहा है क्योंकि EU कंट्रीज डेवलप्ड में काउंट होते हैं, भारत जैसी कंट्री क्या डेवलपिंग में है। तो भारत के ऊपर अपने स्टैंडर्ड्स के हिसाब से पोल्यूशन वाला जो टैक्स लगा रही है EU, तो उस चीज़ को वायलेट कर रही है। समझ गए? सेकेंड चीज़ है एक्ट्स एज ए नॉन टैरिफ बैरियर। ये तो मैं बात कर ही चुका हूँ। ग्रीन प्रोटेक्शनिज्म इसका नाम रखा गया है। ये हो सकता है UPSC प्रीलिम्स में टर्म आ जाए। ठीक है, देन इंडियन स्टील एंड एल्यूमिनियम मे फेस 20 to 30% प्राइस डिसएडवांटेज इन EU मार्केट। ऑब्वियसली आप CBM सर्टिफिकेट्स खरीदोगे तो आपको 20 से 35% तक एक्स्ट्रा पैसा पे करना पड़ेगा, मतलब कि भारतीय प्रोडक्ट जब बेचा जाएगा वहाँ, तो भारत को दिक्कत है। भारत का ये रिस्पॉन्स है, भारत ने ये कहा कि हम भी अपने डोमेस्टिक कार्बन प्राइसिंग जो है वो देख रहे हैं कि डबल मतलब कि एक सिस्टम बना रहे हैं कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम, जिसके अंदर क्या है कंपनीज अगर
कार्बन एमिट करती है, जैसे ऐसे ही प्रोडक्ट्स हैं आयरन, स्टील, एल्युमिनियम, तो भारत में ही वो पे कर दे, ठीक है। एंड उन सर्टिफिकेट्स को यूज़ किया जाएगा व्हेन इट विल गो टू ईयू, मतलब सीबीएम जब के लिए इसको भेजा जाएगा, मतलब यूरोप जब भेजा जाएगा, सॉरी, तो इंपोर्ट जब एक्सपोर्ट के लिए भेजा जाएगा तो हम इन सर्टिफिकेट्स को शो कर देंगे एंड फिर सीबीएम पे उन्हें राहत मिलेगी, ये खरीदना नहीं पड़ेगा। तो भारत ये कह रहा है कि कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम जो है ना, हम ना इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। सेकेंड, कार्बन प्राइस पेड इन इंडिया कैन बी डिडक्टेड फ्रॉम, वही चीज़ है सीबीएम, जो सीबीएम लाइबिलिटी है, अवॉइडिंग डबल टैक्सेशन, समझ गए, बेसिक है। तो बहुत क्लैरिटी मिली होगी कि कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म क्या है, किस तरह से सर्टिफिकेट खरीदे जाते हैं, उससे क्या होता है, हमारे प्रोडक्ट्स के प्राइस जो है ना ईयू में बढ़ जाएंगे, एंड भारत का क्या इस पे रवैया है। 6 सेक्टर्स भी आप देख लीजिए, ठीक है। दैट्स इट, चलते हैं हम आगे। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा नेशनल पेंशन स्कीम्स के रिगार्डिंग। तो उसमें कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हुए हैं। नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस पे एक क्वेश्चन आ चुका है 2017 में, ठीक है। सो ये फोर्थ क्वेश्चन ऑफ द डे है पीवाईक्यू से, और तीसरा आर्टिकल है आज का। सो देखते हैं क्या है। तो पीएफआरडीए एक रेगुलेटरी बॉडी, इसके बारे में भी देखेंगे, रिवीजन करेंगे क्योंकि क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स में, और एनपीएस क्या है इसके बारे में थोड़ा बहुत समझेंगे। बट एक रिफॉर्म किया गया है बाय पीएफआरडीए, जो प्रिंसिपल रेगुलेटरी बॉडी है व्हेन इट कम्स टू पेंशन फंड, ठीक है। तो भारत में जो स्केड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स थे ना, अब उनको परमिट किया गया है टू इंडिपेंडेंटली स्पॉन्सर एंड सेटअप पेंशन फंड्स। पहले जो शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स थे उनके पास ऐसा अधिकार नहीं था कि वो पेंशन फंड्स जो हैं उनको स्पॉन्सर कर सके या उनको सेटअप कर सके, बट पीएफआरडीए ने अलाउ किया है। ध्यान रहे, सबसे बड़ी रेगुलेटरी बॉडी कौन सी है, एंड ये स्टैट्यूटरी भी है, पीएफआरडीए है व्हेन इट कम्स टू पेंशन इन इंडिया, ठीक है। तो यही सबसे बड़ा रिफॉर्म है जिस पे हमें बात करना है। इसके बिहाइंड हमें और भी चीज़ें डिस्कस कर लेनी है, पीछे का जो स्टैटिक है। तो पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी इज द स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर पीएफआरडीए एक्ट 2013 दैट रेगुलेट्स दिस सेक्टर, मतलब ऑब्वियसली पेंशन रिलेटेड। जुडिस्डिक्शन क्या है, रेगुलेट्स द एनपीएस एंड अटल पेंशन योजना। एनपीएस को भी ये रेगुलेट करती है, जो नेशनल पेंशन सिस्टम है, जो जिसने रिप्लेस किया था ओल्ड पेंशन स्कीम को, ठीक है। एंड कंपोजिशन में एक चेयरपर्सन है, 3 होल टाइम मेंबर्स एंड 3 पार्ट टाइम मेंबर्स। गोल क्या है, टू इंश्योर ओल्ड एज इनकम सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ सब्सक्राइबर्स। ओके, सो अब हम थोड़ा सा एनपीएस के बारे में देख लेते हैं, क्या है ये। तो एनपीएस मैंडेटरी है फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, मतलब जब ये इंट्रोड्यूस हुआ था सिंस 2004, एंड एक्सेप्ट द आर्म फोर्सेस के लिए नहीं है एनपीएस, ये ध्यान रहे। और ओपन टू ऑल सिटीजन्स इंक्लूडिंग एनआरआईज। एनआरआईज के लिए भी सर्टेन कंडीशंस लगते हैं, वो भी इसका पार्ट बन सकते हैं, ठीक है। सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं बिटवीन 18 to 70 ईयर्स, ठीक है। बस गवर्नमेंट जॉब्स वाले के लिए नहीं है, हर एक इंडियन के लिए ओपन कर रखा है। 18 से 70 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए, ओके। सो यही है न्यू पावर, हम समझ गए। शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक्स को अधिकार दे दिया गया कि वो सेटअप कर पाए पेंशन फंड्स, ओके। सो यही है। प्रीवियस कांस्टेंट क्या था, रेगुलेटरी बैरियर्स अर्लियर लिमिटेड डायरेक्ट बैंक पार्टिसिपेशन इन फंड मैनेजमेंट। बैंक के पास ऐसा अधिकार नहीं था, वो डायरेक्टली नहीं कर सकते थे। क्राइटेरिया क्या है, सर्टेन क्राइटेरियाज होंगी, उस पर इस आर्टिकल में ज़्यादा बात नहीं हुआ है, हम आगे देख लेंगे इस चीज़ को, ठीक है, और अच्छे से। क्राइटेरिया ये है कि बैंक्स मस्ट मीट स्ट्रिक्ट एलिजिबिलिटी रिफॉर्म्स लिंक्ड टू नेटवर्थ, मार्केट कैपिटलाइजेशन एंड प्रूडेंशियल साउंडनेस। मतलब हर चीज़ में नेटवर्थ में भी देखना पड़ेगा क्या है, मार्केट कैपिटलाइजेशन भी देखना पड़ेगा, प्रूडेंशियल जो साउंडनेस है ना एक पार्टिकुलर बैंक का, वो भी देखा जाएगा। आरबीआई के उस स्टैंडर्ड्स को मैच करना चाहिए। सिंपल है, देखो यहाँ पे यूपीएससी क्वेश्चन कैसे फ्रेम करेगा, पेंशन फंड को लेकर आरबीआई का नाम ले लेगा कि आरबीआई ने अलाउ कर दिया जो है सीबीज को कि वो जो है पेंशन फंड को सेटअप कर पाए। लेकिन यहाँ पे कैच क्या है, पीएफआरडीए, क्योंकि वो सबसे बड़ी रेगुलेटरी बॉडी। यहाँ पे आरबीआई कुछ नहीं कर रही है, या वो सेबी भी डाल सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए और इसका आंसर सी है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। चलते हैं हम नेक्स्ट आर्टिकल पे। फोर्थ आर्टिकल है टेक्निकल टेक्सटाइल्स के रिगार्डिंग है, इसको भी हम समझेंगे प्रीलिम्स के नज़रिए से ही।
सो एज ऑफ जनवरी 2026 आपको पता है होना चाहिए कि इंडियन एक्सपोर्ट्स ऑफ टेक्निकल टेक्सटाइल्स फेस अ स्लाइट डिप ड्यू टू यूएस टेरिफ्स, बट डोमेस्टिक ग्रोथ रिमेन्स हाई अंडर नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन। इसको भी हम इधर देखेंगे, ठीक है। तो यूएस की टैरिफ्स जो हमारे ऊपर लगी हुई है उसकी वजह से टेक्निकल टेक्सटाइल का जो एक्सपोर्ट है उसमें डिप दिखा है, बट डोमेस्टिक ग्रोथ जो है वो हाई है। क्यों? किसकी वजह से? नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन की वजह से। अब टेक्निकल टेक्सटाइल्स क्या होता है ये भी देख लेते हैं। So technical textiles are materials manufactured primarily for their technical performance and functional properties rather than aesthetics and decoration। मतलब उनके अंदर ऐसी टेक्निकल एबिलिटी होती है और फंक्शनल जो उनकी प्रॉपर्टीज होती है उसकी वजह से हम मतलब कि इनको मैन्युफैक्चर करते हैं, इनको यूज़ करते हैं। जैसे हमारे पास नेचुरल एज वेल एज मैन मेड एग्जाम्पल्स हैं। केवलार आपको पता है डिफेंस में, मतलब बुलेट प्रूफ जैकेट्स, नोमैक्स, स्पेंडेक्स एंड कार्बन फाइबर, ये टेक्निकल टेक्सटाइल के एग्जाम्पल्स हैं। एंड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, टोटल भारत सरकार ने 12 कैटेगरीज बनाई है टेक्निकल टेक्सटाइल का। हमें नहीं देखना है, अब 12 का नाम याद नहीं रख पाओगे, ठीक है। हाँ, सो इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन आएगा, आगे हम देखेंगे। सो नेशनल टेक्स हम देखते हैं थोड़ा सा बेसिक्स। नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन, इसको हम देखते हैं, लॉन्च्ड इन 2020। इट्स फाइनल ईयर इज 2025-26, मतलब इस फिजिकल ईयर में ये खत्म होगा। एम्स टू पोजिशन इंडिया एज अ ग्लोबल लीडर विथ डोमेस्टिक मार्केट टारगेट 40 to 50 बिलियन यूएस डॉलर। तो ये हमने टारगेट सेट किया था 2020 में कि भारत में जो टेक्निकल टेक्सटाइल है ना उसकी जो मार्केट होगी 40 से 50 यूएस जो है डॉलर, मतलब बिलियन डॉलर्स होनी है, ठीक है। एंड पीएलआई स्कीम में भी हमने टेक्निकल टेक्सटाइल को इंपॉर्टेंस दी और इसको भी लिंक किया गया। टेक्निकल टेक्सटाइल्स आर पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव स्कीम टू बूस्ट स्केल। इसका प्रोडक्शन बढ़े। आपको पता है पीएलआई का फोकस है कि इंडिया में चीज़ें जो है वो मतलब कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन हो। जस्ट गिव मी अ मिनट। Okay, so technical textiles are part of the production linked initiative scheme to boost scale. Fine. Then we have current trade challenge. The US is India's largest trade market. हाँ, अभी टेक्निकल टेक्सटाइल में जो डिप आया है ना इम्पोर्ट की वजह से, तो आपको पता होना चाहिए कि भारत का जो टेक्निकल टेक्सटाइल है ना उसमें 26% मतलब 26% यूएस जा रहा है। और अभी जो टैरिफ आया तो उसकी वजह से 15% ड्रॉप हो गया इन एक्सपोर्ट टू द यूएस। सो बेसिकली हम अपना डोमेस्टिक प्रोडक्शन तो ठीक ठाक कर रहे हैं, बट जब एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसमें 1/4 पार्ट यूएस जा रहा है और यूएस ने जो टैरिफ लगा रखी है उसकी वजह से 15% जो हमारा जिस तरह से एक्सपोर्ट पहले हो रहा था उसमें डिप आया है। ये हो गया टेक्निकल टेक्सटाइल। क्या हो गया टेक्निकल जो नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों ये आया, ठीक है। टेक्निकल टेक्सटाइल्स के एग्जाम्पल्स हमने देख लिए। यही है, हम आगे चलते हैं। एंड यूएस में सबसे ज़्यादा हम एक्सपोर्ट करते हैं यूएस को। फिर है ये वाला आर्टिकल इम्पॉर्टेंट है प्रीलिम्स एज वेल एज मीन्स के लिए, हम इसको देख लेते हैं। क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, इस पे बहुत सुंदर आर्टिकल हिंदू के टेक्स्ट कंटेक्स्ट में आया है आज। फाइन, इसको देखते हैं, थोड़ा समझते हैं। सो विथ 50% ऑफ इंडिया सोन एरिया बिंग रेन फेड, भारत का 51% जो है ना एरिया रेन फेड है। मतलब जितना फील्ड मतलब एग्रीकल्चर हम करते हैं ना उसमें 51% जो टोटल ग्रॉस एरिया है ना वो बारिश के पानी पे डिपेंड करता है, स्पेशली मानसून पे, ठीक है। और ये कंट्रीब्यूट करता है 40% ऑफ फूड प्रोडक्शन, टोटल जो फूड प्रोडक्शन इंडिया में हो रही है। सो एग्रीकल्चर इज़ हाईली वल्नरेबल टू क्लाइमेट शॉक्स। अब देखो, अगर बारिश के पानी, अब पता है ना आपको, मानसून इरेटिक हो जाती है या और भी फैक्टर्स हैं, ड्राउट आ गया, ठीक है। एक तो बारिश बहुत हो गई, फ्लड आ जाता है, जैसे यूपी, बिहार, ओडिशा, असम में आपको देखने को मिलता है, या बारिश बिल्कुल ही नहीं हुई, तो इसका इम्पैक्ट कहाँ पड़ेगा? हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर पे, जो कि 40% ऑफ फूड प्रोडक्शन करती है। रेन फेड जो मतलब नेट सोन एरिया है उससे, ठीक है। तो एग्रीकल्चर इज हाईली वल्नरेबल टू क्लाइमेट शॉक्स विदाउट एडेप्टेशन। स्टेपल यील्ड्स लाइक राइस वुड ड्रॉप बाय 3 to 22% बाय द एंड ऑफ द सेंचुरी। मतलब 2100 आते आते राइस प्रोडक्शन 3 से 22% तक डिक्रीज करेगी।
ठीक है। सो डेफिनेशन देखते हैं क्या है क्लाइमेट रेजिलियंट एग्रीकल्चर। उसका डेफिनेशन इज एन इंटीग्रेटेड अप्रोच टू मेंटेन मैनेजिंग लैंडस्केप्स जैसे क्रॉपलैंड, लाइव स्टॉक, फॉरेस्ट, फिशरीज दैट एड्रेसेस द इंटरलिंक चैलेंजेस ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड क्लाइमेट चेंज। सो बेसिकली हमें क्या करना है, इस तरह से मैनेज करना है लैंडस्केप को जो डिफरेंट मतलब कि चीज़ें इन्वॉल्व होती है एग्रीकल्चर में, उससे हम क्या कर सके, एड्रेस कर सके। एक तरफ तो हम फूड सिक्योरिटी इंश्योर करें, दूसरा क्लाइमेट चेंज की वजह से जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं ना, मतलब कि एग्रीकल्चर पे जो क्लाइमेट चेंज की वजह से प्रॉब्लम आ रहे हैं उसको हम कम से कम कर पाए, प्लस फूड सिक्योरिटी इंश्योर कर पाए। इसी को हम बोलते हैं क्लाइमेट रेजिलियंट एग्रीकल्चर। कोर ऑब्जेक्टिव क्या है? टू बाउंस बैक फ्रॉम क्लाइमेट शॉक्स, ड्राउट्स एंड फ्लड एंड हीट वेव्स। ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, ड्राउट्स आ गया, फ्लड्स आ गया, हीट वेव्स आ गया, by maintaining productivity while reducing chemical dependence। ओके ये भी फोकस है, केमिकल डिपेंडेंस जो है बढ़ गया है। की पिलर क्या है? इट इज यूजेस बायोटेक्नोलॉजी को यूज करता है, जिसमें कि जेनोम एडिटेड सीड्स, आपको पता ही है, हम यूज करते हैं ना। एक जेनोम एडिटेड क्रॉप का नाम बता दो इंडिया में जो हम यूज कर रहे हैं, आपके ऊपर ये क्वेश्चन है। और कॉम्प्लीमेंट्री टेक्नोलॉजी इसको भी यूज करते हैं, जैसे बायो फर्टिलाइजर्स, AI ड्रिवन वेदर जो अलर्ट्स पहले ही बता दिया जाता है बाढ़ आ रहा है, ठीक है, या ड्रॉट आने वाला है, टू बिल्ड अ सस्टेनेबल फार्मिंग सिस्टम। फाइन। तो इन दोनों चीज़ों को हम यूज़ करेंगे, बायोटेक्नोलॉजी को और जो कॉम्प्लीमेंट्री टेक्नोलॉजी है जिसमें अर्ली वार्निंग सिस्टम वगैरह है। अब यू यूपीएससी फैक्ट शीट में देखो तो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क क्या है, हम क्या कर रहे हैं, हमारा क्या मतलब हमारे गवर्नमेंट के साइड से क्या हो रहा है इनिशिएटिव्स, तो वो देखते हैं। तो फर्स्ट इज NICRA, मतलब इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क में हम देख रहे हैं नेशनल इनोवेशंस इन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, अ फ्लैगशिप नेटवर्क प्रोजेक्ट लॉन्च्ड बाय ICAR। आपको पता है ना, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो रिसर्च होती है इसी ऑर्गेनाइजेशन में होती है, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। 2011 से ही ये प्रोजेक्ट मतलब 11 में ही लॉन्च हुई थी, ठीक है, नेशनल इनोवेशंस इन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, जिसको देखती है ICAR। इट फोकसेस ऑन स्ट्रेटेजिक रिसर्च, टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन एंड क्लाइमेट रेजिलिएंट विलेजेस। ये सारी चीज़ें देखती है जो इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है। दूसरा है इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क में बायो E3 पॉलिसी, ठीक है, ये इसके बारे में तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। So high performance biomanufacturing policy that identifies CRA as a thematic sector and targets a 300 US मतलब डॉलर कह लो, 300 बिलियन US डॉलर बायो इकोनॉमी बाई 2030। मतलब भारत में 2030 तक 300 बिलियन जो US डॉलर है वो हमारा टारगेट है, हमारी बायो इकोनॉमी होगी। मतलब कि बायो मतलब लाइफ के थ्रू जो इकोनॉमी होता है, मतलब बेसिक है ना, समझो, जैसे कि इसमें एग्रीकल्चर भी इन्वॉल्व हो गया ना। अब स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशंस एंड टेक्नोलॉजीज हम देख लेते हैं। क्रॉप साइंस में डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेस टॉलरेंट वेराइटीज पे हम फोकस करें। ओवर 2600 वेराइटीज हैव बीन रिलीज्ड बाय ICAR इन द लास्ट डेकेड्स। हम इस तरह के क्रॉप्स बना रहे हैं जो कि स्ट्रेस जो है ना, चाहे वो बाढ़ का हो, हीट वेव हो सकता है, या फ्लड का हो सकता है, उसे हम झेल पाए, ठीक है, क्रॉप झेल पाए। वाटर स्मार्ट टेक्नोलॉजी पे भी हम काम कर रहे हैं। सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, एरोबिक राइस, ठीक है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड प्रिसीजन जो है ड्रिप इरिगेशन के बारे में तो अभी जानते हैं। इरिगेशन पे यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनाता है, जो इनोवेटिव टेक्निक्स है ना उस पर क्वेश्चन बनाता है, ठीक है। स्प्रिंकलर जो इरिगेशन है, ड्रिप इरिगेशन है, ये सब इंपॉर्टेंट हो जाता है। कार्बन स्मार्ट टेक जो है जीरो टिल फार्मिंग, ठीक है, टिलेज ना हो जो हम खोदते हैं ज़मीन को बिफोर सोइंग द क्रॉप्स। कवर क्रॉपिंग, एग्रो फॉरेस्ट्री टू ट्रांसफॉर्म फील्ड्स इनटू कार्बन सिंक। देखो सिंपल है, ये जो हम काम कर रहे हैं इंस्टीट्यूशनल लेवल पे जो हम काम कर रहे हैं, जो जिसमें NICRA देखा, बायो E3 पॉलिसी देखा, देन हम जो इन्वेस्ट मतलब कि हमारी जो टेक्नोलॉजिकली हम क्या कर रहे हैं, किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, चाहे वो क्रॉप साइंस में हो, वाटर स्मार्ट टेक्नोलॉजी में हो, कार्बन स्मार्ट टेक्नोलॉजी में हो, और बायोटेक, इन सब को इस आर्टिकल के अंदर डिस्कस किया गया है, ठीक है। एंड क्रिटिकल चैलेंजेस क्या हैं आगे, क्या हम फेस करने वाले हैं। तो 85% ऑफ इंडियन फार्मर्स आर स्मॉल एंड मार्जिनल, ये तो एक फैक्ट है। स्मॉल एंड मार्जिनल का मतलब क्या होता है? 2 हेक्टेयर से कम जो लैंड होता है जिनके पास। हाई कॉस्ट एंड लो अवेयरनेस लिमिट एंड शिफ्ट टू CRA। फिर डिजिटल डिवाइड का भी इशू है। एक तरफ तो हम बात कर रहे हैं कि हम AI वार्निंग सिस्टम का यूज़ करेंगे, ड्राइव एंड वेदर जो अलर्ट्स मिलेगा, बट
फार्मर्स को वो यूज़ करने आता ही नहीं है, तो डिजिटल डिवाइड यहाँ पे बड़ा इशू बन जाएगा, या जो भी हम टेक्नोलॉजी जो कॉम्प्लीमेंट्री टेक्नोलॉजी यूज़ करने वाले हैं। फिर रिसोर्स फैटिक का भी इशू है, डिक्लाइनिंग सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन, ठीक है, एंड ओवर एक्सप्लॉइटेड ग्राउंड वाटर। ये तो हम कल भी कवर कर चुके हैं कि राइस को लेकर जो पंजाब हरियाणा में हो रहा है ग्राउंड वाटर का एक्सप्लॉइटेशन, वाटर स्ट्रेस की बात जो हमने की, तो वो भी इशू है ना, कि सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन जो है उसका लॉस हुआ है, हम बहुत ज़्यादा कल्टीवेशन केमिकल्स यूज़ करके करने लगे, ठीक है। तो वो भी एक रीज़न है। तो यही है, इश्यूज़ हैं बट सॉल्यूशंस ये हैं हमारे पास, हम क्या कर रहे हैं। एंड बेसिकली क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर होता क्या है, और एक सुंदर सा डेटा आया कि 50% ऑफ इंडियाज नेट सोन एरिया जो है ना वो रेनफेड है, जो कि 40% फूड प्रोडक्शन करता है। और एक डेटा है जो फ्यूचर के लिए है कि इस सेंचुरी के एंड तक 3 से लेके 22% तक हम राइस जो कल्टीवेशन है उसका यील्ड लॉस होगा, ठीक है, ड्रॉप होगा। ये हमारा आज का एमसीक्यू है। चलिए वन बाय वन करते हैं। कार्बन लीकेज का क्या मतलब है, देखिए सिंपल है। क्या है, आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शंस यू हैव टू डिसाइड। फिजिकल लीकेज ऑफ CO2 फ्रॉम इंडस्ट्रियल पाइपलाइन इनटू एटमॉस्फेयर, कंपनीज मूविंग प्रोडक्शन टू कंट्रीज with lax climate laws to avoid carbon costs. कंपनीज मूविंग प्रोडक्शन, ओके आपको अभी डिसाइड करना है ये लैक्स क्यों आ गया वर्ड, ठीक है, ये गलती से आया है। द लॉस ऑफ कार्बन क्रेडिट्स ड्यूरिंग इंटरनेशनल ट्रेडिंग बिटवीन 2 स्टॉक एक्सचेंजेस, ये है इसका मतलब क्या। एंड देन वी हैव द नेचुरल रिलीज ऑफ कार्बन फ्रॉम सॉइल ड्यूरिंग ट्रेडिशनल डीप प्लोइंग एग्रीकल्चर। लीकेज, कार्बन लीकेज जैसे प्रीलिम्स में कीवर्ड आते हैं कार्बन रिलेटेड, तो इसीलिए मैं इसको इंक्लूड किया हूँ, मुझे अच्छा लगा। अब आपको आउट ऑफ दिस 4 डिसाइड करना है। PFRDA रिफॉर्म्स जो की है, व्हाट इज द मेजर चेंज रिगार्डिंग बैंक पार्टिसिपेशन इन NPS, आपको इसमें से डिसाइड करना है। बैंक्स आर नाउ स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड फ्रॉम मैनेजिंग एनी पेंशन फंड्स। Scheduled commercial banks can now independently sponsor and set up their own pension funds, ठीक है। All banks must now provide a guaranteed 10% return on NPS investment, ये आया रिफॉर्म में। And banks can only act as points of presence and cannot manage assets, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, टेक्निकल टेक्सटाइल्स इज यूज फॉर फंक्शनल कंपोनेंट लाइक एयर बैग्स एंड सीट बेल्ट्स इन द ट्रांसपोर्ट सेक्टर। तो किस सेगमेंट में आता है, मैंने बोला 12 क्लासिफिकेशन है, तो आपको तय करना है। ये बाउंसर क्वेश्चन है। इसमें ना नेम में क्या रखा है वो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, नाम से आप चीज़ें इसमें आंसर तक पहुंच सकते हैं, यहाँ मैड लगाइए। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, विथ रेफरेंस टू टोबैको टैक्सेशन इन 2016, consider the following statements. The GST compensation cess has been replaced by a permanent central excise duty and a new health and national security cess. क्या ये सही है? कंपनसेशन सेस को 2 लॉज के साथ रिप्लेस किया गया है, ठीक है। एक फर्स्ट स्टेटमेंट ये है। दूसरा है, हैंडमेड बीडीज आर टैक्स्ड एट हायर GST रेट देन प्रीमियम फिल्टर सिगरेट्स। अभी तो आपको ये पता होना चाहिए, इस पर हमने बहुत अच्छे से डिस्कशन किया है। देन फिफ्थ क्वेश्चन, अब करेक्ट कितना है बताना है आपको। NICRA प्रोजेक्ट which focuses on climate resilient agriculture is a flagship initiative of which organization, आपको तय करना है। नीति आयोग का है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड नाबार्ड, इन सब में से आपको डिसाइड करना। चलिए मैं आंसर पे आ जाता हूँ। आई होप आप लोगों ने, देखो सिंपल है, कार्बन लीकेज का मतलब है कि एक कंपनी जो एक पार्टिकुलर जगह पे है वो वहाँ से निकल के ऐसी जगह पे आ जाती है जहाँ पे कार्बन टैक्स वगैरह नहीं लगता है, पोल्यूशन का टैक्स नहीं लगता है, तो उसी चीज़ को बचाने के लिए हमने अच्छे से डिस्कस किया। तो सेकेंड स्टेटमेंट सही है। NPS जो है इसमें क्या चेंज PFRDA ला रहा है, तो ये है कि अब शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक्स के पास इंडिपेंडेंटली स्पॉन्सर और सेटअप कर सकती है पेंशन फंड्स को, ठीक है। तीसरा है, एयर बैग्स एंड सीट बेल्ट्स, ये किस में होता है, कार में होता है, मूवेबल ऑब्जेक्ट्स है, तो इस इनमें डिसाइड कीजिए। मोबिलिटी होगी मोबीटेक, इसीलिए बोला नेम में नेम पर ध्यान दीजिएगा। देन फर्स्ट स्टेटमेंट इसमें सही है, 2 लॉज आ रहे हैं रिप्लेस करके, एंड बीडीज पे कम लग रहा है, GST स्लैब जो है ना 28 से 18 पे कर दिया, और सिगरेट्स तो प्रीमियम 40% के अंदर आता है, तो सेकेंड स्टेटमेंट गलत है, पहला बस सही है। और NICR ना, ICAR दैट इज इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इसको देखती है, हम डिस्कस कर चुके हैं 2011 में। फाइन, आप लोग अपना इस कोर्स बताइएगा। इस वीडियो को आपको अगर अच्छा लगा इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखिए।
थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम कल, बाय, टेक केयर।